हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 4th चैप्टर को स्टार्ट करें जिसका नाम है ऊष्मा, हीट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ऊष्मा कैसे लोहे में, कैसे प्लास्टिक्स में, कैसे हमारे वातावरण में, कैसे उसका संवहन, कैसे वो संचारित होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया है कि हम जो सूती वस्त्र होते हैं वो पेड़ों के रेशे से बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं कि गर्मियों के दिनों में पहनते हैं और सर्दी के दिनों में जो होते हैं ऊनी वस्त्र जो कि हमें गर्म रखते हैं। तो हम जो मौसम के अनुसार जो होते हैं हमारे कपड़े जो होते हैं वो हम इसको पहनते हैं। ठीक है, तो आखिर ये मतलब ये किस उस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो शीतकाल में क्या होता है कि जो हमें घर के अंदर ठंड का अनुभव होता है और बाहर अगर धूप में आ जाए तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, और गर्मियों के दिनों में हमें घर के अंदर भी गर्मी का ही अनुभव होता है। ठीक है, तो ये सारे अनुभव कैसे होते हैं इसी का हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले है गर्म तथा ठंडा। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं जिसके संपर्क में हम आते हैं तो कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती है। जैसे बर्फ़ बहुत ठंडी होती है, चाय उतनी गर्म होती है। तो यहाँ जो कुछ वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं कि हाथ से टच करके बता सकते हैं। तो यहाँ क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि एक में गर्म पानी लिया गया है, एक में ठंडा लिया गया है, एक में दोनों को मिला के लिया गया। तो हम हाथ से उसको टच करके पता कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो हाथ से हम पता करते हैं वो पूरी तरह से उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि एक जो हमारी जो स्पर्श इंद्रियां होती हैं वो पूरी तरह से सही नहीं होती, उनको हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। तो ताप मापन के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी कहते हैं, यानी थर्मामीटर। ठीक है, तो ताप मापन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ताप मापन के लिए जब भी फीवर वगैरह या बुखार होता है तो क्या होता है, डॉक्टर थर्मामीटर से उसको नाप के बताता है कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसको हम जो ताप मापी है उसको हम मापते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो एक लंबा, बारीक और एक समान व्यास की कांच नली का होता है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, ये जो है इसका बल्ब होता है। ठीक है, और बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली जो होती है एक धारी दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप पारे को मतलब अगर उसमें दिखाई नहीं देता तो उसको घुमा के भी उसमें देखा जा सकता है। तो थर्मामीटर पर ताप मापन के लिए एक मापक्रम लगा होता है जिसको हम सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस में दर्शाते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि थर्मामीटर से हम कैसे ताप को मापते हैं। तो यहाँ पे थर्मामीटर में अभी हमने देखा कि उसमें कुछ चिन्ह बने हुए थे। ठीक है, इस तरह करके। तो ये जो होते हैं दो चिन्ह जो ये हैं ये 1 डिग्री सेल्सियस के अंतर के लिए होते हैं और इनके बीच में छोटे छोटे 5 भाग बने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो एक भाग है उसका, ठीक है, जो एक भाग है वो 1/5 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि जब पूरा एक जो है ये पूरा 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसका एक छोटा भाग, ठीक है, एक छोटा भाग जो होगा इसमें 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 1/5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसको उपयोग करने के पहले क्या किया जाता है, इसको कस के पकड़ के कुछ देर झटका जाता है, जिससे क्या होता है कि पारा निचले तल पे आ जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया हो। और फिर उस थर्मामीटर को जीभ के नीचे दबाकर 1 मिनट के बाद उसको फिर निकाल के चेक किया जाता है कि कितना टेम्परेचर है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि जो ताप है, ताप को इसके मात्रक के साथ ही व्यक्त किया गया, यानी डिग्री सेल्सियस में। जब भी हम टेम्परेचर को करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में। और जो ह्यूमन का टेम्परेचर नापा जाता है वो 35 से 42 के बीच में। तो यहाँ पे थर्मामीटर को नापने का तरीका बताया गया था, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सामान्य ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है।
लेकिन ये जो 37 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर, ये बहुत सारे स्वस्थ व्यक्तियों का एक विशाल समूह होता है, उनके शरीर का औसत ताप लिया गया है। ट्रायल एंड एरर, जितना ज़्यादा ट्रायल करते हैं उतना एरर कम आता है, ठीक है। तो इसलिए विशाल समूह में किया गया, तो उसके बाद औसत ताप आया 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हम ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, ठीक है, वो केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस से के बीच होता है, न से अधिक न उससे कम, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका परिसर कितना, रेंज कितना है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगला हम देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी। जो लैब में थर्मामीटर यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है। तो जो लैब में यूज़ किया जाता है उसका रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसका रेंज बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक है, ठीक है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है वो तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मापन ज्ञात करते हैं, यानी कि इसमें भी, ठीक है, इसमें भी एक जो पॉइंट पूरे हैं 1 to 2, यानी कि इसमें क्या करेंगे वो 1 डिग्री सेल्सियस बताएंगे और उनके बीच में भी छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं। और यहाँ पर अलग अलग प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी यूज़ किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर रोग की जो बुखार का टेम्परेचर होता है उसके लिए, जो लैब का है वो अलग है, और जो हमें मौसम की जानकारी के लिए टेम्परेचर के लिए चाहिए उसका अलग। तो हमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि एक बीकर में पानी को ले लिया गया है, ठीक है, और फिर उसमें बल्ब को डुबो दिया गया। बल्ब जो है नहीं दीवार को नहीं सतह को टच करनी चाहिए। उसके बाद उसके जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है, तो क्या हम जो डॉक्टरी थर्मामीटर है तो उसको क्या हम लैब में यूज़ कर सकते हैं या लैब वाले थर्मामीटर को हम बॉडी के लिए, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे बताए गए जो लैब के थर्मामीटर होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका टेम्परेचर जिस वस्तु में हम रखते हैं, या जल में या किसी और वस्तु में, गर्म हो या ठंडी हो, हमको उसका पॉइंट उसी में नोट करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसको हम मुंह में जीभ के नीचे रखते हैं, फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल के उसके बाद उसमें से हम उसका जो टेम्परेचर आया रहता है उसको देखते हैं। तो यानी कि ये मतलब है कि जो ऊष्मा जो उसमें टेम्परेचर आया रहता है डॉक्टरी थर्मामीटर में वो तुरंत नहीं गिरता, लेकिन जो लैब वाला थर्मामीटर उसमें जो टेम्परेचर है वो तुरंत गिर जाते हैं, ठीक है। अब जो अब यहाँ पर जो है अब आधुनिक थर्मामीटर आ गए जिसमें पारे का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पारा जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है। अगर वो हमारे जो बहुत ही विषाक्त पदार्थ है, यदि वो तापमापी जो होता है अगर टूट जाए तो इसका जो निस्तारण वो अच्छे से करना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब अंकीय तापमापी आ गया, यानी डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। अब हम देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु अगर आग पे रखी हो तो वो गर्म हो जाती है, और इसका कारण है वो ये है कि ऊष्मा जो है ज्वाला से यानी आग से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं यानी आग से हटा लेते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये ठंडी क्यों हो जाती है, तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। यानी कि स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। तो वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा के ठंडी वस्तु की ओर ही प्रभावित होती है, ओके। तो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे, यहाँ पे क्रियाकलाप किया गया, एक रॉड लिया गया, ठीक है, लोहे का, और इसमें मोम, यहाँ पे मोम लगा दिए गए और इसको यहाँ से एक ईंटे की सहायता से यहाँ बांध दिया गया और यहाँ पे मोमबत्ती से जलाया गया। जब यहाँ पे मोमबत्ती यहाँ पे इसके अगले सिरे पे जलाई गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये मोम भी पिघलने लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें ऊष्मा का संचरण हो रहा है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है,
ठीक है। तो इस प्रकार से वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। ठीक है। तो ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। अगर हम यहीं पे लकड़ी या प्लास्टिक के धातु लगाते हैं या करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मा का संचारण नहीं होता है। तो इस प्रकार इनको कहा जाता है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक यानी एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, और जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। इसीलिए जो बर्तन होते हैं उसमें जो हत्थे बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक और लकड़ी हैं ये ऊष्मारोधी कहलाते हैं। जल और वायु जो हैं वो ऊष्मा के कुचालक हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आखिर जो हमारे आसपास की जो वायु है ये सब गर्म कैसे होती है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप से बताया गया है कि एक बीकर लिया गया है। ठीक है। बीकर लेकर उसमें पानी भरा गया है। पानी भरने के बाद उसमें एक नीचे से मोमबत्ती जलाई गई है और इसके बाद उसमें नोट किया जा रहा है और उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट की जो होती है एक स्ट्रॉ से एक क्रिस्टल रखा गया है। ठीक है। क्रिस्टल रखने के बाद देखा गया है कि जैसे जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में वहाँ पे वो पिघलता है, यहाँ पे कलर के थ्रू बताया गया है कि वो धीरे धीरे गर्म होके ऊपर उठ रहा है। तो जब ये जहाँ पे ये मोमबत्ती लगाई गई तो वहाँ की जो है सतह गर्म हो रही है तो ये ऊपर उठ रहा है। तो जो ये आसपास की जो ठंडी जो है ठंडी वायु और ठंडे जल हैं वो पास में आ जा रहा है। अब वो फिर गर्म होके ऊपर उठेंगे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब कि यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है और इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। आगे दिखाया गया है कि जो वायु है वो गर्म होकर किस तरफ चलती है। तो यहाँ पे बताया गया एक मोमबत्ती लेके एक मोमबत्ती के सीधे ऊपर एक हाथ रखा गया, एक पार्श्व यानी बगल में। तो कौन सा हाथ सबसे पहले गर्म होगा? तो आपको पता ही सबसे पहले ऊपर। तो इसका मतलब जो वायु है गर्म होकर सीधे ऊपर को उठती है और बगल वाले हाथ उतने गर्म नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब जो समुद्री जल होते हैं और मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि दिन के समय जो स्थल वाला एरिया होता है, ठीक है, वो दिन में समुद्री जल से जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो समुद्र में ठंडी वायु होती है वो स्थल की ओर बढ़ती है तो उसको कहते हैं समुद्र समीर। ठीक है। इसे और फिर वही रात के समय में क्या होता है कि जो समुद्र का जल है वो अब धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन जो स्थल होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इसमें अब जो स्थल ठंडा हो गया तो जो स्थल यानी थल की जो वायु है वो समुद्र की ओर बढ़ती है तो उसको कहते हैं थल समीर। ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले हम समुद्र समीर देखते हैं। दिन के समय क्या हो रहा है कि स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जा रहा है यानी गर्म वायु। तो ये गर्म वायु क्या हो रही है, स्थल से जल की ओर यानी समुद्र की ओर जा रही है और समुद्र से ठंडी वायु स्थल की ओर आ रही है तो इसको समुद्र समीर कहते हैं। थल समीर में क्या हो रहा है कि स्थल समुद्र से जल्दी ठंडा हो रहा है तो यहाँ से ठंडी वायु जो है स्थल से समुद्र की ओर जा रही है और समुद्र से गर्म वायु स्थल की ओर आ रही है। ठीक है। इसको थल समीर कहते हैं। तो जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है। तो ये ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? तो जो ये चालन और या फिर संवहन अभी हमने जो ये क्रम पढ़ा, इन प्रक्रमों से जो ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई भी माध्यम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य से हम तक ऊष्मा जो है एक दूसरे प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम किसी हीटर या उसके सामने बैठते हैं तो जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो भी हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। उसमें क्या होता है, कुछ ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है और कुछ ऊष्मा जो होती है परिवर्तित हो जाती है। तो जो ऊष्मा हम अवशोषित होती है हमें
उससे हमें गर्मी मिलती है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं, और जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो इनका जो कुछ भाग होता है वो परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग पारगत हो सकता है। ठीक है, तो जो अवशोषित भाग होगा उससे ताप बढ़ जाता है। अगला है सर्दियों और गर्मियों में हमारे जो पहनने के वस्त्रों के प्रकार क्या हैं। अगर आप देखें तो सर्दियों के समय लोग गहरे रंग के कपड़े पहनते और गर्मियों के समय हल्के। तो इसमें क्या होता है कि जो गहरे रंग होते हैं वो गर्मी को, अब जो ताप होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। और जो हल्के रंग होते हैं वो ताप को अवशोषित नहीं कर पाते, इसलिए वो ठंडे रहते। तो यहाँ पे जो प्रयोग किए गए थे कि 2 बीकर लिए गए, एक ब्लैक और एक वाइट, इसमें पानी रख के धूप में रख दिया गया 1 घंटे को। जब देखा गया तो इसमें कि पानी ज़्यादा गर्म थे और इसमें कम। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगा कि जो गाढ़ा रंग है वो ताप को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो आगे अब दिखाया गया है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि जो ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं वो जो ऊन होते हैं वो ऊष्मारोधी होते हैं, यानी कि जो ऊष्मा उनमें होती है उनमें उसको वो बनाए रखते हैं, उसका वो सुचालक नहीं, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो ऊन के रेशे होते हैं उनके जो रेशों के बीच में वायु होती है। ठीक है, तो वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, तो हमें उष्णता का अनुभव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल या फिर एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल दे दिए जाए तो आप उनमें से किसका चुनाव करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो बताया याद रखने के लिए कि 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हम आज का प्रमुख शब्द देखते हैं। सबसे पहले सेल्सियस स्केल, इसमें हम टेम्परेचर को मापते हैं। और चालन जो एक गर्म वायु जो है वो क्या होती है कि ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर बढ़ती है। ठीक है, चालक जो ऊष्मा का चालन करते हैं। संवहन, इसमें क्या होती है कि गर्म वायु जो होती है ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसका स्थान लेती है, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर उठती है, जो कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट के उससे देखा। ठीक है, और कुचालक जो ऊष्मा का संवहन नहीं करते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमान पे ये मौसम वैज्ञानिक यूज़ करते हैं। ऊष्मारोधी जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। थल समीर तब बहती है जब रात के समय में थल जो होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं समुद्र की अपेक्षा। समुद्र समीर दिन के समय में समुद्र का जो वायु होती है वो ठंडी होती है थल की अपेक्षा, तो दिन में समुद्र का जो ठंडी वायु होती है वो थल की ओर बढ़ती है, तो उसे समुद्र समीर कहते हैं। विकिरण जो हम पृथ्वी पे जो सूर्य की जो ताप आती है वो विकिरण के द्वारा आती है। ताप जो हमें ऊष्मा प्रदान करती है। तापमापी जिससे हम ताप को मेज़र करते हैं, थर्मामीटर इस तापमापी का एक यंत्र है। ठीक है, और अंकीय तापमापी डिजिटल जिसमें अब पारे का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और प्रतिरोधी जो कि ऊष्मा के कुचालक हैं। और इस तरह हमने यहाँ पे सीखा कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक तापमापी की आवश्यकता होती है। तो ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उस ताप मापने के लिए यूज़ होता है, जिसका रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो प्रयोगशाला का तापमापी होता है वो प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, जो कि -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और मानव शरीर का जो ताप होता है सामान्यतः वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बताया गया है कि ऊष्मा जो है वो उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है: चालन, संवहन और विकिरण। ठोस में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, और द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चालन है वो ठोस में और जो संवहन है वो द्रव और गैसों में।
ठीक है। और विकिरण द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं, जिसके कारण हमें गर्मियों में हल्के रंग यानी कि हल्के रंग के वस्त्रों की अधिक आवश्यकता होती है और उसमें हम ज़्यादा आराम का अनुभव करते हैं। और सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इस कारण यह है कि ऊष्मा रोधी होते हैं ऊन, और इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।